यूरोप में सोचिए, ईयर्स 1300s से 1600s के बीच का समय, हाँ, जब सब कुछ बदल रहा था। पुरानी सोच, पुराने तरीके, शहरों में एक नई एनर्जी थी, क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता बढ़ रही थी। बिल्कुल। इंसान होने का मतलब ही बदल रहा था, जैसे आपने कहा। आज हम इसी दौर की बात करेंगे, रेनेसां, जिसका मतलब है पुनर्जन्म। हाँ, एक तरह का रीबर्थ। हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स हैं, ऐतिहासिक लेख और उनसे जुड़े कुछ नोट्स। और हमारा मिशन है इनसे जरूरी बातें निकालना, समझना कि ये बदलाव कैसे हुए, कल्चरल ट्रेडिशन, सांस्कृतिक परंपराएं कैसे बदली। हाँ, हम देखेंगे कि शहर, सिटीज कैसे फिर से जागे, ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद का विचार कैसे फैला, और कला, आर्ट, रिलीजन, धर्म और साइंस विज्ञान, इनमें क्या बड़े बदलाव आए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है क्योंकि इसने हमारी आज की मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया की नींव रखी। सही कहा। तो चलिए शुरू करें। हाँ, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य जब खत्म हुआ, उसके बाद इटली का क्या हाल था? क्या वो एक देश था? नहीं नहीं, उस समय इटली काफी बटा हुआ था, अलग अलग हिस्सों में। अच्छा। लेकिन खास बात ये थी कि पुराने रोमन शहर वो फिर से जिंदा हो रहे थे। सिटी स्टेट्स मतलब शहर राज्य, जैसे फ्लोरेंस और वेनिस। वेनिस। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। और इनका शासन, गवर्नेंस भी अलग अलग था। कहीं रिपब्लिक्स थे, गणराज्य, और कहीं अमीर व्यापारी, रिच मर्चेंट्स और बैंकर्स उनका दबदबा था। तो ये शहर इतने अमीर कैसे बने? ट्रेड से, व्यापार से? हाँ, ट्रेड एक बहुत बड़ा कारण था। ये शहर बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक देशों से जुड़े हुए थे। अच्छा। और तो और सिल्क रूट से भी फायदा उठाते थे। कमाल है। वेनिस में तो इस पर बहस भी होती थी। कार्डिनल कंटरीने ने लिखा है कि शासन जन्म या धन से मिलना चाहिए या वर्च्यू एंड मेरिट मतलब योग्यता से। ये तो बड़ी दिलचस्प सोच है, योग्यता पर जोर। हाँ, ये बदलाव की शुरुआत थी। और ये सोचने का तरीका, ये यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों और ह्यूमनिज्म से भी जुड़ा था। शुरू में यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाते थे? देखिए, शुरुआती इटालवी यूनिवर्सिटीज जैसे पादुआ और बोलोनिया में लॉ मतलब कानून मेन सब्जेक्ट था। लॉ? हाँ। क्यों? क्योंकि शहरों और व्यापार को वकीलों की, लीगल एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। पर फिर हाँ, बदलाव आया ह्यूमनिज्म का, मानवतावाद। पेट्रार्क का नाम आता है इसमें। बिल्कुल, पेट्रार्क जैसे स्कॉलर्स ने प्राचीन रोमन कल्चर, रोमन संस्कृति और क्लासिकल टेक्स्ट्स यानी पुराने ग्रंथों के अध्ययन पर जोर दिया। तो ये ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स कौन-कौन से थे? क्या पढ़ाते थे इसमें? इसमें ग्रामर, व्याकरण, रिटोरिक, भाषण कला, पोएट्री, कविता, हिस्ट्री, इतिहास और मॉरल फिलॉसफी, नैतिक दर्शन शामिल थे। अच्छा। मतलब फोकस धर्म से हटकर इंसान और उसकी काबिलियत पर आ गया था। और इसी सोच ने इतिहास को देखने का नजरिया भी बदला। ये मिडिल एजेस वाली बात। हाँ, ह्यूमनिस्ट्स ने ही ये शब्द दिए, मिडिल एजेस या डार्क एजेस, जो रफली 5th से 14th सेंचुरी तक माना गया। और फिर मॉडर्न एज? हाँ, मॉडर्न एज, आधुनिक युग, 15th सेंचुरी से आगे। हालांकि ये कहना जरूरी है कि आज के इतिहासकार इस बंटवारे पर सवाल भी उठाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये जो ज्ञान था क्लासिकल टेक्स्ट्स का, ये सिर्फ यूरोप में ही बचा था या कहीं और से भी आया? अरब विद्वानों का क्या योगदान था? अरे, उनका योगदान तो बहुत ही बड़ा था, जबरदस्त। कैसे? उन्होंने प्राचीन ग्रीक और रोमन ज्ञान जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल के काम को उसे अरबी में ट्रांसलेट करके बचाया। अगर वो न करते तो शायद ये ज्ञान खो जाता। वाकई? हाँ, और सिर्फ बचाया ही नहीं, उन्होंने खुद भी नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणित, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, मेडिसिन, चिकित्सा, इन सब में बहुत तरक्की की। कोई खास नाम? हाँ, इब्न सीना, जिन्हें यूरोप में एविसेना कहा गया, और इब्न रुश्द, एवरोइज, ये बड़े विचारक थे। और इनका असर यूरोप की यूनिवर्सिटीज पर भी बहुत गहरा पड़ा। कमाल है, मतलब ज्ञान का ये आदान प्रदान चल रहा था। बिल्कुल। और ये क्रिएटिविटी, ये नयापन हमें आर्ट, कला और आर्किटेक्चर, वास्तुकला में भी दिखता है ना? लियोनार्डो डा विंची। जरूर। लियोनार्डो डा विंची 1452 से 1519, वो तो एक जीनियस थे। पेंटर, मोनालिसा याद है? एनाटॉमिस्ट, शरीर रचना विज्ञानी, गणितज्ञ, आविष्कारक, सब कुछ। हाँ, सुनाए। वो खुद को प्रयोग का शिष्य कहते थे, डिसाइपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस दौर की पेंटिंग में
रियलिज्म यथार्थवाद पर बहुत जोर था। रियलिज्म मतलब बिल्कुल असली जैसा दिखाना। आर्टिस्ट ने ज्योमेट्री, ज्यामिति, रोशनी का खेल, ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल और एनाटॉमी, मानव शरीर का अध्ययन करके कमाल की तस्वीरें बनाई। और बिल्डिंग्स, इमारतों में? हाँ, आर्किटेक्चर में क्या नया था? आर्किटेक्चर में प्राचीन रोमन क्लासिकल स्टाइल, वो शैली फिर से पॉपुलर हुई, उसे रिवाइव किया गया। कोई एग्जाम्पल? हाँ, जैसे माइकल एंजेलो, उन्होंने रोम में सिस्टीन चैपल की छत पर पेंटिंग की और सेंट पीटर्स बेसिलिका का डोम, गुंबद डिजाइन किया। ओह हाँ। और फ्लोरेंस शहर में ब्रुनेलिस्ची का बनाया डुआमो का गुंबद, वो तो आज भी एक मिसाल है। ये सब तो बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन ये नए आइडियाज और ये आर्ट इतनी तेजी से फैले कैसे? क्या इसमें प्रिंटेड बुक्स, छपी हुई किताबों का कोई हाथ था? बिल्कुल, बहुत बड़ा हाथ था। योहानस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रणालय, जो अराउंड 1455 में आई, वो एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। क्रांति कैसे? देखिए, उससे पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, बहुत महंगी होती थीं और बहुत कम। प्रिंटिंग प्रेस ने किताबों को सस्ता बना दिया और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। तो इसका मतलब है कि लिटरेसी, साक्षरता बड़ी होगी और ह्यूमनिज्म जैसे नए विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचे होंगे। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। आइडियाज बहुत तेजी से फैले। वैसे प्रिंटिंग की शुरुआत तो चीन में हुई थी, ये भी याद रखना चाहिए। अच्छा हाँ, चीन से। और इन विचारों के फैलने से इंसान को देखने का नजरिया भी बदला। अब सिर्फ धर्म पर ही फोकस नहीं था, तो किस पर था? दुनियावी चीजों पर, जैसे वेल्थ, धन, पावर, शक्ति और फेम, प्रसिद्धि, इन पर भी ध्यान जाने लगा। और इसमें ह्यूमनिज्म का रोल था? हाँ, ह्यूमनिज्म और इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, ये सोच बढ़ी कि लोग अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत से अपना जीवन बना सकते हैं। सिर्फ जन्म या अमीर होने से सब कुछ तय नहीं होता। लेकिन एक मिनट, मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस 1513 में तो इंसान को काफी सेल्फ इंटरेस्टेड, मतलब स्वार्थी बताया था। हाँ, मैकियावेली का नजरिया उस समय की राजनीति को देखते हुए काफी यथार्थवादी, रियलिस्टिक था। उन्होंने बताया कि असल में लोग कैसे होते हैं या राजा को कैसा होना चाहिए सत्ता पाने के लिए। समझ गया। अब जब हम काबिलियत की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की स्थिति क्या थी? व्हाट अबाउट वुमेन? क्या उनकी एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं पूरी हो पाती थी? ज्यादातर मामलों में नहीं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अमीर परिवारों में भी महिलाओं की भूमिका काफी सीमित थी। उन्हें एजुकेशन, शिक्षा कम मिलती थी। और शादी? शादी परिवार तय करता था और डाउरी, दहेज का सिस्टम बहुत अहम था। हाँ, ये सच है। हालांकि कुछ व्यापारी परिवारों की महिलाएं थीं जो बिजनेस में थोड़ी मदद करती थीं। और क्या कोई पढ़ी लिखी महिलाएं भी थीं? हाँ, कुछ थीं, जैसे कैस्टैंड्रा फेडेले और इज़ाबेला डेस्टे। इन्होंने कोशिश की इन सीमाओं को तोड़ने की, अपनी पहचान बनाने की। लेकिन ये आम बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि कैस्टिग्लियन की एक मशहूर किताब है, उसमें भी एक आदर्श महिला को गुणी तो बताया गया है, पर पुरुषों की सहायक के तौर पर ही। यानी एक तरह का विरोधाभास था। एक तरफ इंडिविजुअलिज्म की बात, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए सीमाएं। बिल्कुल। और धर्म के अंदर क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म में भी काफी बहसें चल रही थी। हाँ, बिल्कुल। खासकर नॉर्दर्न यूरोप में। वहाँ नॉर्दर्न ह्यूमनिज्म का फोकस चर्च में सुधार लाना था, रिफॉर्म्स लाना। कौन थे ये लोग? इरास्मस और थॉमस मोर जैसे बड़े विचारक थे। उन्होंने चर्च के लालच की और इंडल्जेंसेस की कड़ी आलोचना की। इंडल्जेंसेस वो क्या थे? वो एक तरह के प्रमाण पत्र थे जिन्हें खरीदकर लोग मानते थे कि उनके पाप माफ हो गए। चर्च इन्हें बेचता था। ओह। और प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ भी बड़ा रोल था। बाइबल आम लोगों की भाषा में, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में छपने लगी, तो लोगों ने खुद पढ़ना शुरू किया और सवाल उठाने शुरू कर दिए। और क्या इसी से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन शुरू हुआ? हाँ, काफी हद तक। मार्टिन लूथर ने 1517 में कैथोलिक चर्च को खुले तौर पर चुनौती दी। उनके मुख्य विचार क्या थे? उनका कहना था कि मुक्ति, सैल्वेशन, सिर्फ विश्वास से मिलती है, फेथ अलोन। किसी पुजारी की जरूरत नहीं, भगवान से सीधा रिश्ता हो सकता है। और असली अधिकार सिर्फ बाइबल का है, चर्च का नहीं। और कैथोलिक चर्च ने क्या किया? उन्होंने भी जवाब दिया, काउंटर रिफॉर्मेशन किया, अपने अंदर सुधार किए। जैसे जेसुइट्स नाम का एक नया धार्मिक संगठन बनाया गया 1540 में। तो धर्म में काफी उथल-पुथल थी। और विज्ञान, ब्रह्मांड को देखने का तरीका भी बदला। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति।
हाँ, वो भी इसी दौर से जुड़ा है। अब ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखने और एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करने पर जोर बढ़ा। पुरानी बातों को बस मानने ही लिया जाता था। गैलीलियो का नाम आता है इसमें? बिल्कुल, गैलीलियो अहम थे। उन्होंने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखा और साइंटिफिक सोसाइटीज, वैज्ञानिक समाज बनने लगे। जैसे लंदन में रॉयल सोसाइटी 1660 में बनी, जहां वैज्ञानिक मिलकर काम करते थे, अपने रिजल्ट्स शेयर करते थे। तो इतने सारे बदलाव हुए, क्या ये सच में एक रिनेसा, एक पुनर्जन्म था जो मिडिल एजेस से बिल्कुल अलग था? देखिए, इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। क्या ये एकदम से अलग दौर था या मिडिल एजेस का ही एक विकसित रूप? और क्या ये सिर्फ यूरोप की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं थी। बिजांटीन संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान था, जैसा हमने बात की। हाँ, अरब विद्वानों का योगदान। और एशिया की टेक्नोलॉजी, जैसे प्रिंटिंग चीन से आई, नेविगेशन की तकनीकें, इन सब का असर था। तो सिर्फ यूरोसेंट्रिक नजरिया, मतलब सिर्फ यूरोप को केंद्र में रखकर देखना, वो सही नहीं है। और लोगों की पहचान, आइडेंटिटी, वो कैसे बदली? हाँ, वो भी बदली। पहले लोग खुद को किसी ग्रुप, किसी समुदाय का हिस्सा ज्यादा मानते थे। अब इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद पर जोर आया और धीरे धीरे भाषा पर आधारित नेशन स्टेट्स, राष्ट्र राज्यों का उदय भी शुरू हुआ। तो हमने देखा कि कैसे शहर बदले, सोचने के तरीके बदले, ह्यूमनिज्म आया, कला, विज्ञान, धर्म, सब में जैसे एक क्रांति आ गई। बिल्कुल। और ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, इसने हमारी आज की दुनिया को शेप दिया है, आकार दिया है। कैसे? ये जो इंडिविजुअल पोटेंशियल का विचार है कि हर इंसान में क्षमता है, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक तरीका, धर्म और राज्य के बीच का रिश्ता, इंफॉर्मेशन, सूचना का इतनी तेजी से फैलना, इन सब की जड़ें हमें कहीं न कहीं रेनेसां में मिलती हैं। सचमुच। ये जानना कि सदियों पहले शुरू हुए बदलाव आज भी हमें कैसे असर करते हैं, बहुत दिलचस्प है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। उस दौर के ह्यूमनिस्ट मानते थे कि वे अतीत को खोजकर एक डार्क एज, एक अंधकार युग से निकलकर एक मॉडर्न एज, आधुनिक युग में आ रहे हैं। हम आज किन ऐतिहासिक दौरों को अंधेरा या रोशन कहते हैं, और ये हमारे अपने वैल्यूज, हमारे मूल्यों और प्रोग्रेस, प्रगति के मापदंडों के बारे में क्या बताता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर उस दौर में जेंडर, लिंग, वेल्थ, धन और पावर, शक्ति पर जो बहस हुई, वो आज भी इक्वालिटी, समानता, सक्सेस, सफलता और लीडरशिप, नेतृत्व की हमारी समझ को कैसे आकार दे रही है। बिल्कुल। सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।